हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वे। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है एस्पिरेंट्स के लिए। तो वो पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे जिस पे कंफ्यूजन रहता है, और कॉन्सेप्ट वाइज सारा का सारा टॉपिक क्लियर करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये बैंकिंग के जो भी एग्जाम्स, जैसे IBPS हो गया, SBI PO हो गया, RBI ग्रेड बी, सेबी, UPSC और भी जो एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको छोड़ना नहीं है। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली होता क्या है? पहली बात तो आप ये याद रखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड एक टॉपिक है, external sector of India. Okay, it records all the economic transactions between residents of a country and the rest of the world. तो residents of the country मतलब जो उस country के अंदर रहते हैं, मैं citizens of the country नहीं कह रहा हूँ, मैं residents of the country कह रहा हूँ। residents of the country में citizens of the country जो country में रहते हैं, उसके अलावा जो foreigners दूसरे देशों के लोग यहाँ पर रहकर काम करते हैं। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों के बट यहाँ पर काम करते हैं, तो वो भी इंक्लूड होते हैं। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, ऑब्वियसली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में मनी इन्वॉल्व होगा ही, तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमें डेफिनेशन पता लग गई है। सबसे पहले ये डेफिनेशन पता लगानी ज़रूरी थी। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जनरली फॉर ए ईयर। एक तरीके से होता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा होता है RBI रिलीज करता है, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है, ये आपको याद रखना है। एक MCQ बन सकता है इस पे, और वो क्वार्टरली बेसिस पे रिलीज करता है। जैसे कि आपका हो गया फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल टू जून का जो डेटा है वो रिलीज करेगा बाई सितंबर। तो एक मैंडेट होती है कि 3 महीने के अंदर आपको वो डेटा रिलीज करना। तो जो अप्रैल जून का जो डेटा है वो 30 सितंबर से पहले रिलीज करा जाएगा, 30 सितंबर या उससे पहले रिलीज करा जाता है। ओके, तो इसी तरीके से 4 क्वार्टर्स के डेटा रिलीज करके एक ईयरली डेटा बनाया जाता है, यूजली ईयर, और मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था क्वार्टरली डेटा। ट्रांजैक्शंस इन गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली अगर हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं या तो गुड्स कर रहे हैं जो कि विजिबल है। ओके, सपोज करिए कि हम यहाँ से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो एक विजिबल चीज़ है, हम उसे देख सकते हैं। सर्विसेज मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। हम वॉइस सर्विसेज करते हैं जो BPO वगैरह में होती है, तो वो सर्विसेज हो गई, वो इनविजिबल होती है, वो दिखती नहीं है, राइट। दीज ट्रांजेक्शन्स कैन बी मेड बाय इंडिविजुअल, फर्म्स और गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकती है, या फिर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर सकती है बाहर से कई मायनों में। ओके, सपोज करिए कि इंडिया ने कहीं से लोन लिया था, किसी दूसरे देश से लोन लिया है, उसे चुकाना है, वो बाहर पैसा दे रही है, तो ये भी एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गया। फर्म्स हो गए, वो तो ऑब्वियसली गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करते ही हैं, और भी तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, और इंडिविजुअल भी। अब सपोज करिए कोई इंडियन है, वो US में काम कर रहा है, वो अपने देश में पैसा भेज रहा है, मतलब पैसा अंदर आ रहा है, राइट। हेंस BOP इज रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, FDIs जो कि बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ करती हैं, बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं इंडिया में, एंड रेमिटेंसेस। तो मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट जब कोई भी सामान हमारे देश से बाहर जाता है हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मतलब हम इंपोर्ट करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर इनवर्ड, हमारे देश में आते हैं। ओके, बाहर की जो कंट्रीज की कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो हमारे देश में इन्वेस्ट करती हैं, बट इंडिया भी कुछ कंट्रीज में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, और जो कि अब बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होते जा रहा है, इंडिया भी दूसरे देशों के में इन्वेस्ट करते जा रहा है। और ऐसी रेमिटेंसेज जो बाहर जो काम करते हैं लोग, वो इंडिया में भेजते हैं, या फिर दूसरे देशों के लोग इंडिया में काम करते हैं, वो बाहर भेजते हैं। ओके, उसके बाद देयर आर 2 मेन अकाउंट्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट के। 2 अकाउंट होते हैं, हमें याद रखने, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, राइट। करंट अकाउंट हमारा इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैं आपको बता दूं कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, कौन रिलीज करता है, कब रिलीज करता है, क्या क्या उसमें चीज़ें आती हैं।
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट हम पढ़ रहे हैं, करंट अकाउंट क्या है, उसमें क्या क्या आता है ये हमें पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो करंट अकाउंट में हमारे आते हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखिए एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमारा करंट अकाउंट में आता है। यूनिलैटरल ट्रांसफर हमारा आता है करंट अकाउंट में। यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या है? यूनिलैटरल मतलब यूनि डायरेक्शनल भी आप कह सकते हो, एक ही डायरेक्शन में। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब वन वे ट्रांसफर, लाइक गिफ्ट्स। बाहर से किसी ने गिफ्ट भेजा, गिफ्ट में वो पैसे भेजते हैं लोग, तो गिफ्ट की फॉर्म में भेजते हैं, वो भी एक ट्रांजेक्शन हुआ। डोनेशंस हो गई, बाहर से के जो बड़े बड़े एनजीओ हैं इंडिया में डोनेट करते हैं, इंडियन एनजीओ भी बाहर डोनेट कर सकते हैं। रेमिटेंसेस जिसका डिस्कशन किए, ये यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया। इन्वेस्टमेंट में इनकम होती है हमारी जो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट या प्रॉफिट्स में। जैसे इंटरेस्ट आप कह सकते हो इंडिया ने कई देशों को लोन दे रखा है, अफ्रीका में या कहीं और, तो वहाँ से इंटरेस्ट एक इनकम आती है, तो वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई। इंडिया ने कई जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बाहर कर रखा है, तो वहाँ से डिविडेंड वगैरह आते हैं, ओके, रेंट आता है या प्रॉफिट्स आते हैं इंडिया के, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, राइट। तो ये हमारा करंट अकाउंट हो गए। करंट अकाउंट के ये कंपोनेंट्स हैं 3 जो हमने डिस्कस करे हैं मेजॉरिटी, बाकी जो इनके अंदर ही आते हैं। नेट एक्सपोर्ट ऑफ और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड की आपको डेफिनेशन याद रखनी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है किसी देश का, मतलब कि पैसा फाइनली जो नेट अमाउंट है वो अंदर आ रहा है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें तो हम कहेंगे ट्रेड सरप्लस है वो देश। अगर एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, जो कि इंडिया के केस में होता है, तो हम ट्रेड डेफिसिट है। हम मेजरली ट्रेड डेफिसिट ही रहते हैं नॉर्मली, क्योंकि हमारा एक सबसे बड़ा मेजर जो इंपोर्ट है वो क्या है, वो है ऑयल। हम ऑयल बहुत इंपोर्ट करते हैं, सॉरी, ओके। उसके बाद है गोल्ड, क्योंकि इंडियंस को गोल्ड का मतलब इतना ज़्यादा पसंद है कि हम गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हर साल। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड क्रेडिट एंड डेबिट ट्रांजेक्शन्स अंडर नॉन प्रोड्यूस्ड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये एक कीवर्ड है, ये आपको याद रखना है। अगर नॉन प्रोड्यूस्ड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स आ जाता है तो आप कैपिटल अकाउंट पे लगाएंगे, को मार्क कर देंगे, सिंपल। ये एक कीवर्ड है, ये एक ऑफिशियल कीवर्ड है। कैपिटल ट्रांसफर बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हमें देखना है। तो एफडी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई भी कर रहा है वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआईज जो होते हैं वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट में लगाएंगे, ओके। फिर चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज आपको पता ही है, फॉरेक्स क्या होते हैं। जैसे यूएस और इंडिया में, अगर इंडिया की करेंसी रुपी है, यूएस का डॉलर है, ओके, तो अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे अपनी जो करेंसी है उसे थोड़ा सा डॉलर में कन्वर्ट करा के वहाँ पे दे रहे हैं, तो हमारी करेंसी एक तरीके से लॉस हुई। तो वही जो एक्सचेंज होता है उसे हम फॉरेक्स कहते हैं। नॉर्मली हमारे देश के फॉरेक्स जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो इंक्रीज कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर, ओके, फ्रॉम अब्रॉड। तो बोरोइंग्स करते हैं हमारे देश में कई, जो हमारा देश है दूसरे देशों से बोरो करता है पैसे, या आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया यहाँ से, और दूसरे देशों को या एजेंसीज को लैंड भी करता है। तो ये हो गया। तो ये 4 हमारे कंपोनेंट्स हो गए कैपिटल अकाउंट के, ये 4 हमें याद रखने हैं, ओके। द बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट ऑलवेज बी इन बैलेंस। बेसिकली बैलेंस मतलब नेट अफेक्ट करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जीरो होना चाहिए। रियलिटी में नहीं होता, क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि कई बार फॉरेक्स जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, और कुछ चीज़ों की वजह से चेंज हो जाता है, राइट। तो वो रियलिटी हो गई, थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट इन आइडियली वो एक बैलेंस होना चाहिए। क्यों, उसका मैं बता दूं। अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है, जो कि हमारा नॉर्मली होता है, इज टू बी फाइनेंस्ड बाय सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट, ओके। कैपिटल अकाउंट में हम नॉर्मली सरप्लस होते हैं क्योंकि हमारे देश में एफडीआई, एफआईआईज वगैरह ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हम कम करते हैं, ओके। यूएस से काफ़ी इन्वेस्टमेंट आता है, यूके से आता है। अभी आप देखोगे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, अगर आप करंट अफेयर से अब्रेस्ट हो, रिलायंस
इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बहुत सारा पैसा, भी जियो में बहुत सारा पैसा यूएस से, यूएई से, कई सारे फंड हाउसेस से आया है, और अब रिलायंस रिटेल में आ रहा है, राइट। तो इसी तरीके से बहुत सारा पैसा आता है। स्टार्टअप्स हमारे यहाँ खुलते हैं बड़े बड़े से, पेटीएम हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यूएस से, चाइना से, बहुत जगहों से पैसा आता है, तो वो पैसा आ रहा है। इफ करंट अकाउंट इज इन डेफिसिट or the import is more than export, the excess import bill of the country is paid either by borrowing from other countries or selling its assets. ओके, अगर हम बोरो कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से तो वो चीज़ हमारी कैपिटल अकाउंट में आई, तो कैपिटल अकाउंट ने उस हमारे करंट अकाउंट को बैलेंस करा, हमने उससे पे करा। और सेलिंग इट्स एसेट्स, अगर एफडीआई एफआईआई का पैसा आ रहा है हमारे देश में तो हम वहाँ से भी कर सकते हैं, राइट। If in case a country is unable to borrow money or attract capital inflows in a form of FDI, FII, it has to use it foreign exchange. तो वो तो लास्ट रिजॉर्ट है। अगर पैसा सही में नहीं आ रहा है कहीं से तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं हम वहाँ से पैसा देंगे अपना डेट चुकाने के लिए, राइट। तो इंडिया में 1991 का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया था। उसके बाद से ही हमारे देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, हमारा मार्केट फॉरेन कंपनीज के लिए पूरी तरीके से खुला। ओके, तो एक तरीके से आप कह सकते हो वाटरशेड मूवमेंट ये था इंडिया का, जिससे कि लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव हमारे देश के लिए हुआ, हमारे देश को काफ़ी डेवलपमेंट हुआ हमारे देश का। पर तब एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। ओके, हमारे को इतने फॉरेन रिजर्व्स ही नहीं थे कि हम वो पैसा पे कर पाते, तो इंडिया ने अपना गोल्ड गिरवी रख के तब ये दिया था। बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, अब क्या होता है ये भी एक क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। कंट्रीज विद ह्यूज करंट अकाउंट डेफिसिट्स कैन रन इनटू डिफिकल्टीज, क्योंकि अगर करंट अकाउंट का बहुत सारा डेफिसिट्स है, इसका मतलब ये कि या तो आप इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हो, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, आपके पास ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हो। ओके, आपके मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बट इंपोर्ट आपको अपनी नीड्स के लिए करना पड़ रहा है हर तरीके से। फिर आपके पास दूसरे देशों से रेमिटेंस वगैरह भी नहीं आ रहा है, आपकी प्रॉपर्टीज़ या आपने दूसरे देशों को लैंड नहीं कर रखा है, पैसा दे नहीं रखा है जिससे आपको इंटरेस्ट वगैरह है, तो मतलब आपका पैसा आ नहीं रहा है, पैसा आपका जा ही जा रहा है, राइट। If the deficit is large and economy is not able to attract enough inflows of foreign investment, then currency reserves will dwindle. ऐसा मोस्टली कंट्रीज में होता है जहाँ पे वॉर वगैरह होता है, या फिर आपका उनकी लोकेशन इस टाइप की होती है, या फिर कंट्रीज उतनी डेवलप नहीं होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होती उन कंट्रीज पे, वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। ओके, तो उनके करेंसी रिजर्व ड्विंडल होते हैं, बहुत तरीके से फ़र्क पड़ता है इकोनॉमी पे। इवन जो करेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी वैल्यू गिर जाती है। ओके, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ एन इंडियन इन्वेस्टर अर्न्स इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, दैट विल बी इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट ऑफ इंडिया। ओके, क्योंकि वो एक तरीके से रेमिटेंस माना जाएगा या इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम माना जाएगा। हमने देखा था वो करंट अकाउंट में आती है। इफ एफडीआई इज डन देन कैपिटल अकाउंट में होगा वो, राइट। एनआरआई डिपॉजिट्स जो होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में होंगे, प्राइवेट रेमिटेंसेस करंट अकाउंट में होंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी पैसा अंदर आता है, सपोज करिए इन्वेस्टर अर्न्स इंटरेस्ट और डिविडेंड, करंट अकाउंट के अंदर ये पैसा आ रहा है, मतलब हमारे अकाउंट में जुड़ रहा है पैसा, तो इसकी पॉजिटिव एंट्री होगी और हम इसे कहेंगे क्रेडिट एंट्री, राइट। अगर पैसा बाहर जा रहा है, सपोज करिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं और पैसा वापस बाहर दे रहे हैं, तो वो नेगेटिव एंट्री होती है हमारे करंट अकाउंट में, उसे हम कहते हैं डेबिट। तो ये डेबिट एंट्री होगी। डेबिट एंट्री मतलब पैसा बाहर जा रहा है, क्रेडिट एंट्री मतलब पैसा अंदर आ रहा है। तो ये हमें याद रखना है। इंडिया इज फुली कन्वर्टेबल ओनली इन करंट अकाउंट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। करंट अकाउंट तो हमारा जो है वो फुली कन्वर्टेबल है रुपी में। कैपिटल अकाउंट अभी पार्शियली है। एक गोल है कि आगे फ्यूचर में जैसे जैसे देश डेवलप होगा हम कैपिटल अकाउंट को भी फुली कन्वर्टेबल करेंगे। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली? इसका मतलब ये है कि करंट अकाउंट में आप सोचो क्या आता है हमारा, एक्सपोर्ट आता है, इंपोर्ट आता है, ओके, रेमिटेंस और ये सब आते हैं। मेनली ये दो चीज़ें आती हैं। तो कोई भी इंडिया का इंपोर्टर है वो बाहर से सामान मंगवाता है यूएस से, ओके, तो उसे यूएस की कंपनी जिससे वो सामान मंगवा रहा है उसे जो पैसे देने होंगे वो डॉलर्स में देने होंगे। अब उस पर तो है रुपीज़ हमारे देश में, ठीक है। सपोज करिए उसे 2
$1,000,000 देने हैं उस बंदे को, तो वो जो बंदा है अपने रुपयों को पूरा का पूरा डॉलर्स में कन्वर्ट करवा सकता है इतनी वैल्यू का, 2 मिलियन जितने उसे देने हैं, मतलब फुली कन्वर्ट करा सकता है अपने पैसों को और ट्रांसफर कर सकता है पैसे। ओके, तो इसे हम कहते हैं फुली कन्वर्टेबल। रुपी इज फुली कन्वर्टेबल। करंट अकाउंट के जो भी कंपोनेंट्स है उसके लिए रुपी फुली कन्वर्टेबल है। कैपिटल अकाउंट में पार्शियली कन्वर्टेबल है, मतलब कि अगर सपोज करिए कुछ पैसे को बाहर जाना है तो अगर 100 रुपये बाहर जाने हैं फॉर एग्जांपल, तो 100 में से 40 रुपये ही हमारे कन्वर्ट हो सकते हैं फॉरेन करेंसी में। इसका क्या है कि कई सारी चीज़ों को सेफ गार्ड करने के लिए अभी ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कंप्लीट नहीं, फुल नहीं करी गई है, क्योंकि इससे अगर ये फुल कर देंगे तो बहुत सारा पैसा एक बार में बाहर जा सकता है, अनस्टेबिलिटी आ सकती है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है, राइट। क्योंकि करंट कैपिटल अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो इस टाइप के FDI, FII वगैरह, तो एक इंस्टेबिलिटी आ सकती है, उससे अभी बचाने के लिए ऐसा किया गया, बट धीरे धीरे हम इसे कर रहे हैं। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ओके 1994 से फुली कन्वर्टेबल है। ओके, ये एक पॉइंट मैंने डाला है, कमिटी ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस पर कमेटी बनी थी SS तारापुर कमेटी। ओके, 2 बार ये बनी है, ये हमें याद रखना है कमेटी का नाम। इंडिया रिकॉर्डेड अ करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 0.1% इन 4th क्वार्टर ऑफ 2019-2020 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 13 ईयर्स। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है करंट अफेयर से, इसीलिए ये जो टॉपिक है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। 13 साल बाद पॉजिटिव आया, क्यों आया उसके भी कुछ रीजंस हैं। ये जो क्वार्टर है ये जनवरी टू मार्च का क्वार्टर है, ठीक है। कोरोना वायरस आया था, बट जो लॉकडाउन था वो लास्ट के 10 ही दिन रहा था, उसका थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ा, पर इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, तो क्यों था ये? लेस इंपोर्ट ऑफ नॉन ऑयल प्रीशियस एंड नॉन प्रीशियस मेटल्स रिड्यूस दिस ईयर। तो ऑयल का इंपोर्ट सही हुआ जितना होता है और नॉर्मली, क्योंकि ऑयल एक एसेंशियल चीज़ है, बट नॉन ऑयल जैसे गोल्ड वगैरह इनका जो इंपोर्ट था वो कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा स्लो डाउन हमारे देश में चल रहा था पिछले 1 आध साल से, तो इसलिए जो डिमांड थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी गोल्ड की या प्रीशियस मेटल्स की या और चीज़ों की। दिस लेड टू लोअर ट्रेड एक्सेस, सो इट वाज एन इंडिकेशन ऑफ स्लो डाउन। द नेट रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंक्रीज। तो मार्च क्वार्टर में थोड़ा सर्विसेज, मतलब मोस्ट मेनली IT सर्विसेज, ये इंक्रीज हो गई थी, तो इसने भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करा। ओके, तो इस वजह से ये हमारा बढ़ गया था। रेमिटेंसेस भी थोड़े से बढ़ गए थे, क्योंकि बाहर इंडियंस जा ही रहे हैं, हर साल जाते हैं, वहाँ पे जॉब्स लगती हैं, पैसे बाहर भेजते हैं, तो रेमिटेंसेस बेसिकली बढ़ रहे हैं। इंडिया ने तो चाइना को भी अभी पिछले 1 आध साल में पछाड़ दिया है रेमिटेंसेस के मामले में। नंबर 1 है देश पूरी दुनिया में, रेमिटेंसेस जो इंडिया में आते हैं सबसे ज़्यादा है। ओके, द नेट आउटगो ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज फ्रॉम ईयर गो लॉकडाउन इन लास्ट 8-9 डेज। तो कोई इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बेसिकली हुआ ही नहीं था, बट उससे भी हमारा अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम इम्पोर्ट ही ज़्यादा करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स है जिस वजह से हमारा सरप्लस हो गया, ये याद रखना है, UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ कि इसके बाद का जो क्वार्टर है, अप्रैल 2020 से जून 2020 का डेटा रिलीज हुआ था अभी सितंबर 30 को। ओके, तो उसमें भी सरप्लस आया, और उसमें जो सरप्लस आया वो $19.8 बिलियन का सरप्लस आया, जो कि रफली 3% ऑफ GDP से भी ज़्यादा है हमारा। ये 0.1% GDP था, वो 3.x%, मतलब 3 ऑफ GDP के करीब ही हमारा डेटा आता है। ओके, तो ये 2 क्वार्टर्स हमारे सरप्लस हो गए हैं, एंड एक्सपेक्टेड ये है कि जून के बाद जो जुलाई, अगस्त और सितंबर वाला क्वार्टर है वो भी थोड़ा बहुत सरप्लस ही आएगा, तो लगातार 3 क्वार्टर हमारे सरप्लस में आ जाएंगे। तो गाइज ये हमारा सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली हैं, और कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो गया है। आप नोट्स अपने बना लीजिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। और मुझे आप कमेंट में लिख सकते हो कि और किस टॉपिक पे बनाना है, कौन सा टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट वाइज डिफिकल्ट लगता है। ओके, सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।